सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एसिड्स बेसिस एंड जो सॉल्ट्स चैप्टर है एहसान लखमीर सिंह का, तो उस पे जो पेज नंबर 68 पे हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स यानी कि हॉट्स क्वेश्चन है, इसको हम करने वाले हैं। तो जैसा कि इस क्वेश्चन का नाम होता है ना, हॉट्स यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, वैसे ही ये क्वेश्चन ही होते हैं। बस इसमें आपको क्या है कि थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है, बट अगर आपको चैप्टर बिल्कुल क्लियर है तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन शुरू होता है 44 से। क्या कह रहा है क्वेश्चन? व्हेन अ पीस ऑफ लाइमस्टोन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl अ गैस इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, कह रहा है कि जब एक लाइमस्टोन का पीस है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो एक गैस बनता है। उस गैस का नाम है X। When gas X is passed through lime water, then a white precipitate Y is formed। कह रहे हैं अब ये जो गैस X यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है, इसको जब लाइम वाटर के थ्रू पास करवाया जाता है तो एक प्रेसिपिटेट बनता है जिसका नाम है वाई। ठीक है। ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ गैस एक्स द वाइट प्रेसिपिटेट डिजॉल्व्स फॉर्मिंग अ सॉल्यूबल कंपाउंड जेड। अब ये जो वाई बना है, इसमें जब हम एक्स गैस को बहुत एक्सेस में पास करा देते हैं या बहुत ज़्यादा दे देते हैं, तो जो वाइट प्रेसिपिटेट है वो डिजॉल्व होके एक सॉल्यूबल कंपाउंड जेड बनाता है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको दे दिए कि रीजंस कि इस प्रकार से ऐसा ऐसा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें। अब पहला पार्ट है व्हाट आर एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, इसमें एक्स क्या है, वाई क्या है और जेड क्या है। तो इसका आंसर है एक्स इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाई इज कैल्शियम कार्बोनेट एंड जेड इज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्योंकि जब भी लाइमस्टोन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बाहर निकलती है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस व्हिच टेक प्लेस व्हेन लाइमस्टोन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl। अब यहाँ पे हमें लिखना है इक्वेशन। ठीक है, कि जब लाइमस्टोन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है उसका हमें इक्वेशन लिखना है। तो लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो HCl रिएक्ट करके क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इसका सेकंड पार्ट है व्हेन गैस X रिएक्ट्स विद लाइम वाटर टू फॉर्म वाइट प्रेसिपिटेट Y। ठीक है, अब हमें इसका इक्वेशन लिखना है। देखिए क्वेश्चन 44 है, उसका पहला पार्ट था ए पार्ट, वो हमने तीनों का नाम बताया। अब उसका बी पार्ट है, बी पार्ट में भी दो पार्ट है। ठीक है, पहला ये था, अब दूसरा इसका इक्वेशन लिखना है कि जब गैस X रिएक्ट करता है लाइम वाटर के साथ तो जो वाइट प्रेसिपिटेट Y बनता है ना, उसका हमें इक्वेशन लिखना है। तो गैस X किसके साथ रिएक्ट कर रहा था? लाइम वाटर के साथ ना। ठीक है, तो गैस X यहाँ पे क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2। और लाइम वाटर का फॉर्मूला ये है CaOH2। ठीक है, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बन जाएगा। अब इसी का थर्ड पार्ट है व्हेन एक्सेस ऑफ गैस X डिजॉल्व्स वाइट प्रेसिपिटेट Y टू फॉर्म अ सॉल्यूबल कंपाउंड Z। ठीक है, अब उस वो इक्वेशन लिखना है जब गैस X को एक्सेस में दिया जाता है तो वो डिजॉल्व हो जाता है ना वाइट प्रेसिपिटेट में और Y बनाता है, Y प्रेसिपिटेट बनाता है। अब क्या कह रहा है कि व्हेन एक्सेस ऑफ गैस X डिजॉल्व्स वाइट प्रेसिपिटेट Y टू फॉर्म अ सॉल्यूबल कंपाउंड Z। अब हमें वो इसका इक्वेशन लिखना है कि जब गैस X है इसको एक्सेस मात्रा में दिया जाता है तो ये क्या क्या करता है? प्रेसिपिटेट Y को डिजॉल्व करके एक नया सॉल्यूबल कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है Z। अब हमें इसका इक्वेशन लिखना है। गैस X तो आपको पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, प्रेसिपिटेट जो Y है वो भी हमें पता चला कैल्शियम कार्बोनेट है। जब इसको रिएक्ट करवाया जाएगा, ठीक है, डिजॉल्व करवाया जाएगा तो वाटर की नीड पड़ेगी। तो ये इन तीनों को कुछ इस प्रकार लिखेंगे और जैसे ये तीनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक सॉल्यूबल कंपाउंड जेड यहाँ पे क्या है? CaHCO3 ट्वाइस। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज रेमेडी? लेमन जूस, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, गिव रीजन फॉर योर चॉइस। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने बहुत ज़्यादा खा लिया है, उस वजह से उसको एसिडिटी हो गई है, तो यहाँ पे आप इन तीनों में से उसको कौन सा रेमेडी सजेस्ट करेंगे? लेमन जूस, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, इन तीनों में से कौन सा करेंगे? और साथ ही उसका रीज़न भी हमें देना है। तो इसका आंसर है अ बेकिंग सोडा सॉल्यूशन इज रिकमेंडेड फॉर एसिडिटी कॉज्ड बाय ओवर ईटिंग बिकॉज बेकिंग सोडा इज अ बेस।
ठीक है। देखिए बेकिंग सोडा सॉल्यूशन को रिकमेंड किया जाएगा एसिडिटी के लिए, क्यों? क्योंकि जो बेकिंग सोडा है वो क्या है, बेस है। अब भाई पेट में तो ऑलरेडी एसिड बन गया है ना, अब उसको न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे? तो एसिड बेस को जब मिलाते हैं तभी तो न्यूट्रल होता है, ठीक है। इट न्यूट्रलाइजेज द एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन द स्टोमक एंड हेल्प्स प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी। ये क्या करता है, जो एक्सेस एसिड होता है ना हमारे स्टमक में, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और फिर हमें एसिडिटी से रिलीफ मिल जाती है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा सॉल्यूशन को दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। ऑन एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू कॉपर ऑक्साइड पाउडर द सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज ब्लू ग्रीन। कह रहे हैं कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कॉपर ऑक्साइड पाउडर में मिलाया गया, ठीक है। तो कह रहे हैं एक सॉल्यूशन मिलता है जो कि ब्लू ग्रीन कलर का है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रेडिक्ट द न्यू कंपाउंड फॉर्म्ड विच इम्पार्ट्स अ ब्लू ग्रीन कलर टू द सॉल्यूशन। हमें एक ये जो नया कंपाउंड बना है ना, जो ब्लू ग्रीन कलर दे रहा है, इसको हमें प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, कॉपर क्लोराइड यानी कि CuCl2। इसी का कलर कैसा होता है, ब्लू ग्रीन होता है। इसका बी पार्ट देखते हैं। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस विच टेक प्लेस। अब हमें उसी का एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो उसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यही बोला था क्वेश्चन में। रिएक्ट करके बना देगा CuCl2 और साथ ही वाटर बाहर निकल जाएगी। नेक्स्ट है इसका सी पार्ट। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव रिएक्शन व्हाट कैन यू से अबाउट द नेचर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। यानी ये जो ऊपर रिएक्शन है इसके बेसिस पे आप कॉपर ऑक्साइड के नेचर के बारे में क्या कह सकते हो। ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसका क्या नेचर है, इसके बारे में आप क्या बोल सकते हो। तो इसका आंसर है कॉपर ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। When copper oxide reacts with hydrochloric acid, it forms salt and water. जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट और वाटर बना देता है, जैसे कि CuCl2 एक सॉल्ट है और वाटर ये है, ठीक है। दिस रिएक्शन इज सिमिलर टू अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। ये रिएक्शन एसिड और बेस को जब मिलाने पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, ये वैसा ही है, ठीक है, कि एसिड बेस मिलके यहाँ पे न्यूट्रल हो रहा है। Therefore कॉपर ऑक्साइड इज कंसीडर्ड अ बेसिक ऑक्साइड। इसीलिए जो कॉपर ऑक्साइड है इसको क्या कंसीडर किया जाता है, बेसिक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। अ वाइट सेट हैज़ अ येलो स्टेन ऑफ करी, ठीक है। एक वाइट सेट है, उस पे करी का येलो स्टेन लग गया, ठीक है। व्हेन सोप इज रब्ड ऑन दिस सेट ड्यूरिंग वॉशिंग द येलो स्टेन टर्न्स रेडिश ब्राउन। अब जब उसको साबुन से धोने की कोशिश किया तो क्या देखने को मिलता है कि वो जो येलो स्टेन है उसका कलर चेंज हो गया, और क्या कलर हो गया, रेडिश ब्राउन हो गया। ऑन रिंसिंग द शर्ट विद प्लेंटी ऑफ वाटर द रेडिश ब्राउन स्टेन टर्न्स येलो अगेन। और जब उसको पानी में, जैसे होता है ना कपड़े धोने के बाद पानी में ऐसे बार बार धोते हैं हम, तो जब बार बार धो रहे थे तो दोबारा से क्या हुआ कि वो जो येलो स्टेन है फिर से येलो ही हो गया। देखिए पहले तो येलो था ही, बट जैसे ही उस पर हमने साबुन लगाया तो रेडिश ब्राउन हो गया, फिर जब हमने पानी से उसे धोया तो फिर से येलो हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, नेम द नेचुरल इंडिकेटर प्रेजेंट इन करी स्टेन। कह रहा है कि जो करी स्टेन में नेचुरल इंडिकेटर प्रेजेंट है उसका नाम बताओ। तो टर्मेरिक इज द नेचुरल इंडिकेटर प्रेजेंट इन करी स्टेन, ठीक है। जो करी है उसके अंदर जो नेचुरल इंडिकेटर है वो क्या है, हल्दी है। हल्दी तो डालते ही है ना भाई हम लोग, तो जो हल्दी है वो क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है यहाँ पे। बी पार्ट देखते हैं। एक्सप्लेन द चेंजेस इन कलर ऑफ दिस इंडिकेटर विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग वॉशिंग एंड रिंसिंग द शर्ट। अब ये जो कलर का चेंज हुआ ना, वो क्लॉथ को धोते और साफ करते हुए, मतलब पानी में रिंस करते हुए, उसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, द येलो स्टेन ऑन द शर्ट टर्न्स रेडिश ब्राउन व्हेन वॉश्ड विद सोप बिकॉज सोप इज बेसिक इन नेचर। ये जो येलो स्टेन का कलर रेडिश ब्राउन होता है वो क्यों होता है, क्योंकि साबुन जो है, सोप जो है, इसका नेचर कैसा है, बेसिक है। द इंडिकेटर प्रेजेंट इन द स्टेन चेंजेस टू रेडिश ब्राउन कलर इन बेसिक मीडियम। और जो इंडिकेटर प्रेजेंट है ना शर्ट के अंदर, यानी कि जो हल्दी है, ठीक है, वो रेडिश ब्राउन कलर में जो चेंज हो जाता है वो क्यों होता है, बेसिक मीडियम की वजह से होता है। क्योंकि जैसे शर्ट के अंदर पहले से मान लीजिए हल्दी है, जैसे ही हमने उस पर साबुन लगाया तो साबुन तो बेस है ना भाई, तो वो बेसिक मीडियम की वजह से क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। व्हेन दिस शर्ट इज रिंस्ड विद वाटर
द सोप इज रिमूव्ड एंड देन स्टेन अगेन रीगेन्स इट्स ओरिजिनल येलो कलर। जैसे हम पानी से उसको धो देते हैं तो साबुन हट जाता है और जो स्टेन येलो कलर का पहले था उसी कलर का हो जाता है क्योंकि वहाँ से बेस हट गया है। सी पार्ट देखिए, व्हाट इज द नेचर ऑफ सोप एसिड और बेसिक एज सोन इन द इंडिकेटर प्रेजेंट इन करी स्टेन। करी स्टेन के अंदर जो इंडिकेटर प्रेजेंट है, हल्दी प्रेजेंट है, ये क्या बता रहा है कि सोप का नेचर एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, ये हमें बताना है। इसका आंसर है बेसिक नेचर। भाई बहुत सिंपल आंसर है, सबको ही पता है कि जो सोप का नेचर है वो क्या है, बेसिक होता है। चाहे आप किसी भी इंडिकेटर से टेस्ट कर लो, नेचुरल इंडिकेटर हो या कोई भी इंडिकेटर हो, वो बेस है तो बेस ही बताएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन ऑफ दीज टेस्ट ट्यूब्स कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर एंड अदर 2 कंटेन एन एसिडिक एंड अ बेसिक सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कह रहे हैं कि हमें 3 टेस्ट ट्यूब दे दिया गया है। इसमें से क्या है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, डिस्टिल्ड वाटर है, और जो बाकी के 2 है उसके अंदर एसिड है और एक में बेस है। मतलब अगर 3 टेस्ट ट्यूब है तो एक के अंदर डिस्टिल्ड वाटर है, एक के अंदर एसिडिक सॉल्यूशन है और तीसरे के अंदर बेसिक सॉल्यूशन है। इफ़ यू आर गिवन ओनली ब्लू लिटमस पेपर, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। अगर आपको केवल ब्लू लिटमस पेपर दे दिया जाए, तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कंटेंट है उसको आप कैसे टेस्ट करोगे। अब जिन बच्चों ने एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रखा होगा भाई, उसे पता चल गया होगा क्योंकि यही सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। इसका आंसर कुछ इस प्रकार है। द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डिस्टिल्ड वाटर विल शो नो चेंज इन द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर बिकॉज डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल। ठीक है, जैसे ही आप ब्लू लिटमस पेपर को डिस्टिल्ड वाटर वाले टेस्ट ट्यूब में डालोगे तो उसमें कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो डिस्टिल्ड वाटर है वो क्या है, न्यूट्रल है, ना तो वो एसिडिक है ना बेसिक है। When the blue litmus paper is dipped into the acidic solution, it turns red. अब जो ब्लू लिटमस पेपर है, जैसे ही आप एसिडिक सॉल्यूशन वाले टेस्ट ट्यूब में डालोगे तो उसका कलर ब्लू से रेड हो जाएगा। ठीक है, इन द थर्ड टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अ बेसिक सॉल्यूशन, द ब्लू लिटमस पेपर रिमेन्स ब्लू एज बेसिस डू नॉट अफेक्ट ब्लू लिटमस पेपर। और जब हम बेसिक सॉल्यूशन वाले टेस्ट ट्यूब में ब्लू लिटमस पेपर को डालेंगे तो उसका कलर ब्लू ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो बेस है ना वो ब्लू लिटमस पेपर पे कोई भी इफेक्ट नहीं करता है। तो इस प्रकार से हम तीनों टेस्ट ट्यूब में बारी बारी से चेक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। अ सब्सटेंस एक्स विच इज यूज्ड एज एन एंटासिड रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस अ गैस वाई विच इज यूज्ड इन वन टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, कह रहे हैं कि एक सब्सटेंस है एक्स, ठीक है, जो यूज़ किया जाता है एंटा एसिड के साथ, एंटा एसिड के तौर पे। ठीक है, एक सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस का नाम फिलहाल एक्स है, इसको यूज़ किया जाता है एंटा एसिड के रूप में। ये किसके साथ रिएक्ट करता है, अब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। अब जैसे ही डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एक गैस बनाता है जिस गैस का नाम है वाई। अब ये जो गैस वाई बनाया है ये जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं इसमें भी यूज़ किया जाता है। अब आगे क्या पूछा है, नेम दी सब्सटेंस एक्स एंड गैस वाई। हमें सब्सटेंस एक्स और ये जो गैस वाई है इसका नाम बताना है। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दी रिएक्शन विच टेक्स प्लेस। साथ ही हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी इसका लिखना है। तो इसका आंसर है, हेयर दी सब्सटेंस एक्स इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड वाई इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जो यहाँ पे एक्स है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही एंटा एसिड के रूप में यूज़ किया जाता है। और जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम रिएक्ट करते हैं तो हमें गैस वाई मिलता है जो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है। अब फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा गैस यूज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ होता है। तो आपको ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। अब बोला है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कुछ इस प्रकार होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ ही वाटर बाहर निकल जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। हाउ इज द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ कार्बोनेट विद एन एसिड डिफरेंट फ्रॉम न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन ऑक्साइड और अ हाइड्रोक्साइड। यानी कि न्यूट्रलाइजेशन ऑफ जो कार्बोनेट का जो न्यूट्रलाइजेशन होता है एसिड के साथ, वो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के साथ। देखिए क्वेश्चन को ऐसे समझिए कि
एसिड के साथ जब कार्बोनेट का न्यूट्रलाइजेशन किया जाता है और ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के साथ जब न्यूट्रलाइजेशन किया जाता है तो इन दोनों में क्या अंतर है। बेसिकली क्वेश्चन ये है, घुमा के पूछा है बट क्वेश्चन का मतलब यही है कि क्या डिफरेंस है जब ये दोनों न्यूट्रलाइज होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ कार्बोनेट विद एन एसिड एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ऑक्साइड विद एन एसिड इज डिफरेंट। कार्बोनेट का एसिड के साथ न्यूट्रलाइजेशन और ऑक्साइड का एसिड के साथ, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड का एसिड के साथ न्यूट्रलाइजेशन क्या है, डिफरेंट है। अब डिफरेंट कैसे है देखिए, जैसे कि मेटल कार्बोनेट हमने ले लिया, ठीक है, और एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो क्या बनाता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कार्बोनेट को हमने एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या मिला, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मेटल कार्बोनेट हमने एक ले लिया Na2CO3, एसिड हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमें सॉल्ट क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब मेटल ऑक्साइड को हमने लिया और एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, तो जब मेटल ऑक्साइड को हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें सिर्फ क्या मिला, सॉल्ट एंड वाटर, सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर, जबकि यहाँ पे सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तीन चीज़ें मिली थी। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए मेटल ऑक्साइड हमने ले लिया Na2O, एसिड हमने अगेन सेम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, तो क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड, ये जो कि सॉल्ट है, और वाटर बाहर निकल जाएगा। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं हाइड्रोक्साइड वाला, जैसे कि मेटल हाइड्रोक्साइड को एसिड के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा दो तो सोडियम क्लोराइड और वाटर मिल जाएगा। बेसिकली डिफरेंस यही है कि कार्बोनेट को हम एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहा है। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड को जब एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। अब इसमें दो पार्ट है। व्हाट हैपन्स, पहला, द H प्लस आयंस एंड टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड, यानी जब एसिड को न्यूट्रलाइज किया जाता है, ठीक है, तो H प्लस आयंस का क्या होता है और सॉल्यूशन में टेम्परेचर के साथ क्या होता है। देखिए ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन H प्लस आयंस कंबाइन विद OH माइनस आयंस एंड कन्वर्टेड टू वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के टाइम पे जो H प्लस आयंस है किसके साथ कंबाइन होता है, OH माइनस आयंस के साथ, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में। द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कुछ इस प्रकार से, एसिड प्लस बेस क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर। बेस यहाँ पे हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और एसिड ले लिया HCl, सॉल्ट हमें मिल जाएगा सोडियम क्लोराइड और वाटर बाहर आ जाएगी। एज न्यूट्रलाइजेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द टेम्परेचर ऑफ दिस सॉल्यूशन इंक्रीजेज व्हेन हीट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, देखिए न्यूट्रलाइजेशन क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तभी तो भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हीट इंक्रीज होगी, सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज होगी तो हीट प्रोड्यूस होएगी। तो ये थे पूरे हॉट क्वेश्चंस एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड चैप्टर अगर आपको क्लियर नहीं है तो आई एम 100% श्योर आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, उसको भी हम समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।